अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हमारे रहे उसमें बात हुई कुछ मईशत और सियासत के हवाले से। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए और हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि देखने वाले जितने भी पैगामात हमें भेजते हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इस वक्त जो मौजू है, हर तरफ आप देख रहे हैं कि हर शख्स दुआइयाँ देता नज़र आता है और इसकी वजह यह है कि ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ है। एक हुकूमत आती है, चली जाती है, लेकिन ये जो महंगाई है ये किसी भी दौर में कम नहीं हो सकी और हर दौर में एक आम पाकिस्तानी का जो मसला है वो यही है, इस बढ़ती महंगाई को कैसे काबू किया जाए, जिसमें कमोबेश तमाम ही हुकूमतें हमें नाकाम नज़र आती हैं। और इसमें मुतअद्दिद दावे किए गए हर दौर में कि महंगाई को काबू करने के लिए जो है वो प्लान बना लिया गया है, लेकिन वो प्लान कभी नज़र नहीं आया। और यही कुछ हुआ गुज़िश्ता अदवार में भी और इसके साथ साथ जो अभी पिछली हुकूमत रही है उस दौर में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहाँ बहुत सारे वादे किए गए, बुलंदोबांग दावे किए गए कि इस महंगाई को काबू किया जाएगा, लेकिन इसमें भी बुरी तरह नाकाम रहे। तो बहरहाल जैसे और दीगर मामलों में हमने देखा कि बुरी तरह नाकामी देखने को मिली अहम फैसलों के हवाले से और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, तो सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। दीगर मामलात में तो यकीनन बेहतरी कुछ नज़र आई है, लेकिन आवाम से जुड़ा जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। उसको काबू करना किसी भी हुकूमत की बस की बात नज़र नहीं आती और लोग बारहा ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा कि जो कुछ इनफरादी शख्सियात हैं जिनके बारे में बहुत ख्याल किया जाता था कि ये मामलात को संभलने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, बुरी तरह नाकाम हुए। नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन पिछली जो हुकूमत रही उसमें भी एक फ़र्द वाहिद का नाम आप बहुत ज़्यादा सुना करते थे कि वो शख्स जब आएगा तो तमाम मुआशी मामलात को हल कर लेगा और ना जाने कितनी ऐसी बातें। तो आज ये है कि जितने भी लोग आते गए उसके बाद भी जो लोग आए मईशत को संभालने में बुरी तरह नाकाम रहे और यही हुकूमतों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। तो बहरहाल अब ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर अरसा दराज से गुफ्तगू हो रही है और ये होती रहेगी आगे भी, क्योंकि सूरत हाल में कोई ख़ास बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। और इस दफ़ा भी जो शख्सियत जिनको ये अहम ज़िम्मेदारी दी गई है मईशत के मामलात को चलाने की, वो कि इससे पहले भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी हुकूमत हो महंगाई को कम करने में, काबू करने में बुरी तरह नाकाम रही है। तो इस दफ़ा भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं है। इस मामले पर आज यकीनन गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ दीगर मामलात हैं, तालीम के हवाले से लोग पैगामात भेजते हैं कि एक अहम मौजू है जिसके ऊपर आप अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। यकीनन दीगर प्रोग्राम्स में इतना मौका नहीं मिल पाता इस मामले पर गुफ्तगू करने का, क्योंकि सियासी नौइयत के जो मामलात हैं उसके ऊपर हमारे अमूमन ज़्यादा बात होती है, गुफ्तगू होती है। तो कोशिश करते हैं कि जो तालीमी मामलात हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करें। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मईशत के जो मामलात हैं उनको जानना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश करते हैं कि लोगों तक आगाही पहुंचाई जाए और वो इन मामलात को समझ सकें। तो ये बढ़ती कीमतों के लिए जो जवाज़ पहले हुआ करता था, ये जो पेश किए जाते थे, इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती थी। तो अब शायद ख्याल ये है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को अब ये मामलात समझ में आना शुरू हो गए हैं। तो यकीनन इस मामले के ऊपर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और साथ आपके जो सवालात मेरे पास हैं मेरी कोशिश होगी कि आज प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करूँ। मौजूद मेहमान शख्सियत यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान का तारुफ ये कि आप CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची के, सैयद रोशन अली वारसी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, अब बात तो ये है कि हम आपसे हर मामले पर ही गुफ्तगू कर लेते हैं, और रियल इस्टेट के हवाले से हो, चाहे खेल के हवाले से हो, सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से। तो आज भी कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ सवालात मेरे देखने वालों ने भेजे हैं तो मैं कोशिश करूँगा वो आपकी खिदमत में रखूँ और उसके हवाले से गुफ्तगू की। अच्छा, पहले तो तालीम के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाएगी। तालीम का जो हुसूल है इस माशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और जैसे मैंने कहा कि हुकूमतों की कोशिश में और तरजीहात में शामिल नज़र नहीं आता। आप क्या इसके हवाले से राय रखते हैं, क्या सोच है आपकी? मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे से आप जो है कुछ बयान कीजिए कि कैसे सिलसिले को बेहतर बनाया जाए, और फिर जो ये हमने अपने मयार ख़ुद से तय कर रखे हैं कि अंग्रेज़ी का होना ही सब कुछ है और दीगर मामलात, तो इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं। फरमाइए आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आज आपने मौजू बहुत अच्छा चुना है। अब वो ये जो आपने जो तालीम और तरबियत की जो बात की जी। है ना, ये बहुत अहम हमारा एक मौजू होना चाहिए, क्योंकि देखें अब लोगों को तालीम जो है ना, वो समझते हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वही तालीम है। बहुत खूब, ऐसा ही है बिल्कुल, ये जबकि मयार हमने तालीम, बना लिया। जी हमारा मेयार ये बन गया है कि अब जो भी नई जनरेशन है वो उनके माओ की और या उनके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है ना बस अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्कूल में जाए, इंग्लिश बोलें, जबकि बिल्कुल ऐसा तरबियत से गाफिल है। ही। जी। सबसे पहले जो है ना, जो 2-3 साल आपको शुरू में मिलते हैं उस बच्चे की तरबियत होनी जी चाहिए। ऐसा ही। आजकल आप देखें बच्चों की तरबियत नहीं हो रही। बच्चे अगर वहाँ पे बैठ के, अगर बदतमीजी में कहूँगा, क्योंकि देखें कोई चीज़ अगर रखी हुई है टेबल पे उठा के फेंक रहे तो उनके पेरेंट्स उनको रोकते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, ये आपने बिल्कुल तरबियत वजह का एक फरमाई। हिस्सा है, जी। उनको पहले यहाँ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब बच्चा अगर घर से 2-3 साल जो उसको प्राइमरी जो उसको एजुकेशन मिलेगी, उसमें तहजीब भी शामिल है, तरबियत भी शामिल है और तालीम भी शामिल है। आप सिर्फ तालीम पे तरबियत दे रहे हैं कि बस इसको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, उनका क्राइटेरिया ये, क्योंकि ये खुद जो है वो कंफ्यूज है। और ये इन्होंने अपना क्राइटेरिया बना लिया कि हमारा बच्चा अगर वो इंग्लिश बोलेगा तो वो समझो कि माशरे में अच्छा समझा जाएगा, जबकि माशरे में आपको तालीम भी ज़रूरत है। इंग्लिश तो अपने टाइम पे खुद ब खुद आएगी बोलने के बिल्कुल लिए, ठीक है। मगर आप तहजीब और तरबियत जो है ना बच्चों की खुद घर में करें। ऐसा ही। बच्चों को बदतमीज़ ना बनाएं, बच्चों को सब कुछ शुरू से समझाएं कि कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करना है, बड़ों के सामने आना है तो सलाम पेश या करना है। सुबह उठ के सबसे पहले काम क्या करना है ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फरमाइए। ज़रूरी है कि सुबह उठें तो उठने के बाद सबसे पहले कोई भी तो आपके सामने आता है तो सबसे पहले उसको सलाम सलाम करें। देखें, जब सलाम तो अल्लाह की तरफ से सलामती हो गई। करें। जी। अब उस बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे दीन का एक, ये भी बहुत बड़ा जी। हिस्सा है। जी। तो उसको शुरू से ही तरबियत मिलेगी। अब यकीन माने बड़ा भी होगा ना, जिस उम्र में भी जाएगा तो जी वो ये भूलेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा उसको ही। वो यहाँ फीड हो गया। मगर अब हमारे यहाँ जो है ना ये है कि इसको इतनी शायद अहमियत नहीं दी जी। जाती। जो भी आज के जो पुराने लोग हैं वो इस पे बहुत जी उस पे मतलब ये तरबियत पे बड़ा तवज्जो देते थे। बिल्कुल तो ऐसा ही। मैं समझता हूँ कि ये आज भी अपनी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम ज़रूर आप दें, मगर अपना बेसिक चीज़ जो है, जो उनको तहजीब है, वो बच्चे को खुद सिखाएं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो बच्चा गलत कर रहा है, ज़ाहिर है पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, वो जो कर रहा है करने दो। उसमें बच्चे की आदत डेवलप हो जाती है, फिर वो आगे जाके उसको सही नहीं कर जी सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो तालीम भी दें, मगर वो उसके साथ तरबियत और तहजीब भी, उसकी भी तालीम उनको ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो हम अपने माशरे में देखते हैं, अभी हालिया दिनों में इत्तेफाक हुआ, चंद हादसात नज़र से गुजरे, कुछ बज़रिया सोशल मीडिया आए, कुछ इन गुनहगार आंखों ने खुद जी देखे हैं। जी उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है सड़क के ऊपर वो उन्होंने उल्टाई हैं। उसमें जानी नुकसान भी हुआ है, अपना भी नुकसान हुआ। एक तो सबसे कीमती चीज़ आपके पास जो है वो आपकी जान है, वो जानी नुकसान भी हुआ, और फिर दूसरों का भी मैंने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो ये भी एक माशरे के अंदर एक बड़ी वजह है, ये तरबियत का फुकदान ही है जी जो मैं देख रहा हूँ जहाँ बजा हमें नज़र आ रहा है। और फिर दूसरी बात आपने निशानदेही की कि अब ये तो बड़ी लंबी बहस एक बन चुकी है कि मैंने इस चीज़ को खुद विटनेस किया है। मैं जब देख जाता हूँ किसी भी सुपरमार्केट में या कहीं पे भी इत्तेफाक होता है, बाज़ारों में ख़ास तौर पे देखने का, कि वो बच्चे चीज़ें निकाल निकाल के शेल्फ से ज़मीन पे फेंक रहे होते हैं और उनको अंग्रेज़ी में डांट रही होती हैं, उनको ये बताने के लिए कि हमें अंग्रेज़ी आती है और हम बच्चों से बिल्कुल अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अगर ये तरबियत का मरहला घर पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है बिल्कुल कि सही आप है। बाज़ारों में बच्चों को छोड़ दें और बच्चे चीज़ें निकाल निकाल के ज़मीन पे फेंक रहे हैं और आप अंग्रेज़ी अपनी सुना रही हैं, या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम इनकी तरबियत जो है वो अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। तो ये एहसास कमतरी जो ये है वो एहसास बहुत बहुत कमतरी है, ज़्यादा ये बढ़ एहसास चुकी है। कमतरी है। तो ये भी एक मसला है कि हमें पहले जो बज़ाहिर मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को गर्दानते हैं या शुमार करते हैं पढ़े लिखे लोगों में, पहले अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। खुदारा उन किताबों का मुताला कीजिए अगर आप पढ़ना जानते हैं, जिनसे आपको तरबियत के बारे में पता चल सके। अभी यहाँ पर तो मसला ये है कि उठने बैठने के आदाब, और जैसे भी आपने एक बात बताई, मैं अक्सर देखता हूँ कहीं पे भी आजकल मैं जाता हूँ इत्तेफाक होता है तो बच्चे माँ बाप के सामने बैठे होते हैं और मोबाइल के ऊपर उनकी नज़रें होती हैं। अगर उनसे अगर कोई मुखातिब हो तब भी वो मोबाइल की तरफ ही देख कर
सर हिला रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर काम करना है। जी, फरमाइए। ये भी बदतमीजी में आता है, जी, मेरी नज़र में ये बिल्कुल ऐसा ही है। बदतमीजी है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं कि किसी भी महफिल में आपने भी देखा होगा, आपके घर की भी जी, माशाल्लाह तरबियत मैंने देखी बहुत अच्छी है, जो अच्छा पढ़ा लिखा माशरा होता है ना, वहाँ देखें जब भी माशरे में लोग बैठे होते हैं तो कभी टांग पे टांग रख के नहीं जी, बैठते। ऐसा ही है। मगर आजकल मैंने देखा है कि जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद वो माशरे में वो उन चीज़ को बुरा नहीं समझते कि टांग पे टांग रखें, जबकि ये बहुत ही तहजीब के खिलाफ है। और आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद आया इससे कि वो एक वज़ीर आज़म थे एक मुल्क के। वो पहली दफ़ा उनको वजारत का मनसब जब मिला, क्रिकेट के खेल से वो वाबस्ता थे और बड़े कारनामे उनके क्रिकेट की दुनिया में रहे थे। उनको जब वजारत का मनसब मिला तो वो जो भी दूसरे मुल्क से सदूर आया करते थे या वज़रा आज़म आया करते थे तो उनको ये बताया जाता था कि खुदारा आप इनके साथ जब बैठें तो ये आदाब के अंदर ज़्यादा होता है कि आपके बिल्कुल सही। पैर दोनों सामने हों, आप उनकी तरफ देखकर मुतवज्जह हों। लेकिन उनका एक अपनी एक दुनिया में वो के रहते हैं। हाथ में उन्होंने एक स्टाइल के लिए तस्बीह पकड़ी होती थी और वो सोफे के साथ यूं लेट के एक टांग पे टांग रख के उनसे बात किया जी करते थे। जी। जब वो वापस जाके वो कमेंट्स दिया करते थे उनके बारे में तो कहते थे कि इंतहाई बदतहजीब ये शख्स है, जिसको किसी मुल्क के सदर से वजीर आज़म के सामने बात करने का कोई ढंग नहीं है। और दूसरा आप ये देखें कि आप अपनी पोजीशन देखें, कोई अमेरिका का सदर या कोई रूस का सदर या वो चाइना का वही सदर हरकत अगर नहीं वो ये करते वो। काम करे तो समझ में आता है कि दुनिया के बड़ी तो वो माशी कर कुव्वत हैं, सकते वो वो। कर सकते हैं। लेकिन ये उनके भी आदाब में ही शामिल नहीं है। लेकिन मैं क्या कहूँ कि आपने मांग उनसे पैसे ही रहे हैं आप, और आप उनके सामने बैठे ऐसे खुदा का वास्ता कि आप चला। तो सही ये बात है। अहमक ऐसे लोग ये हैं सही कह रहे हैं इस बिल्कुल। दुनिया में, आप देखें तो ये सिर्फ तरबियत का ही फुकदान है जो आपको बहुत देर तक नजर आता है। तो ये तरबियत ना होने की वजह है कि ये आप देखें इतने ये आम मनसब शुरू पे बैठ में के भी ये कुछ घर नहीं कर से ही ये सकते। जी, तरबियत होनी चाहिए। माँ बाप जो हैं पहले शुरू में घर में ही तरबियत किया करते थे बच्चों की। तो आप जी, देखें कि आज भी कोई 60-70 साल के जो लोग हैं उनसे जी, पूछे, वो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते हैं, मायूब समझते हैं कि बिल्कुल ये ऐसा ही अच्छी बात नहीं है ना। अब जाहिर है वो अब अगर हल्के हल्के वो लोग भी जाते जा रहे हैं दुनिया से, तो अब ये जब हम जिस तरफ जा रहे हैं ना उसको हम बस ये बताना चाहते हैं कि अभी भी अगर जो नई जनरेशन जो भी है या उनके पेरेंट्स हैं वो इस तरफ तवज्जो दें, अपनी पुरानी रिवायत जो है ना उसको कायम रखें, कायम रखें। तो उसमें आपको इज्जत बहुत मिलेगी। आप बताएं उनको वो सामने और पीछे जो पुराने जो लोग थे वो आज भी कहीं जाते हैं तो उनको देखें बैठने का, उठने का, बिल्कुल बात ऐसा ही। करने का सलीका आता है, फिर उनसे लोग मुतासिर होते हैं। आजकल हम लोग जो है ना सिर्फ ये देखते हैं कि इतने से टाइम में हमने क्या करना है, वो ये सब भूल जाते हैं कि इसके अंदर किसकी बेइज्जती हो रही है, हमारी क्या इज्जत हो रही है। बहुत बेसिकली आपकी इज्जत, आपकी तो बेइज्जती नहीं हो रही, आपके पेरेंट्स की बेइज्जती हो रही है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही। तरबियत उन्होंने करनी है वो कर नहीं रहे। तो ये बेसिक चीज़ जो है ना, आप तालीम भी दें मगर तरबियत भी दें और तहजीब उनको सिखाएं कि किस बिल्कुल, तरीके से माशरे में आपने रहना है। और यकीन माने वो इससे आपको क्या पेरेंट्स को भी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि वो जो बच्चे आजकल पढ़ लिख जाते हैं फिर उसके बाद वो आपस में यहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। अब आपको नहीं पता कि शादियों में कौन आपके साथ सिंसियर है, बिल्कुल ठीक है। लड़का लड़की लड़की लड़के, कोई नहीं सिंसियर। अब लोग क्या, अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मेरी नॉलेज में आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जरूर। वो लोगों को उससे शायद फ़ायदा हो जाए। वो ये हुआ कि हमारे एक दोस्त का बेटा जो है वो उनकी वो चला गया कनाडा, जी, और वहाँ जाकर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ठीक। जाहिर है लोग खरीदते हैं। अच्छा, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी माशाल्लाह, वही, वो भी पढ़ी लिखी डॉक्टर, माशाल्लाह। मगर उन्होंने कभी पैसा देखा नहीं था। हम्म, अब वो जब चले गए, उन्होंने बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा था, बच्चे ने मेहनत करके प्लॉट वो अपना घर वगैरह ले लिया, मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब उसकी अर्निंग भी अच्छी हो गई, वो बैंक से लोन भी ले लिया, बैंक की पेमेंट भी वही कर रहा है। अब वहाँ पर उसने घर तो ले लिया और घर की कीमत भी मेरे ख्याल में कोई करोड़ों में थी। उसके बाद जब लड़की ने देखा कि भाई ये तो अब सेटल हो गए, पैसे भी आ गए। अब वहाँ का कानून ये है कि अगर कोई भी उसका हस्बैंड प्रॉपर्टी खरीदेगा, डाइवर्स होगी, तो वो प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड बिल्कुल होगी। ऐसा ही। ये लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि जाके आप प्रॉपर्टी खरीदें नहीं, क्योंकि अगर खरीदेंगे तो जी, अगर लड़की अगर वहाँ से उसके दिमाग ख़राब हो गया, अगर उसने आपसे डाइवर्स मांग ली तो एल्यूमिनियम आपको आपको देनी 50% पड़ेगी, पेमेंट बिल्कुल चली ऐसे गई। ही। अब वो समझा रहे हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, आप इतने अच्छे हो, बच्चे भी हैं। उसने कहा नहीं हमें चाहिए नहीं, बस डाइवर्स दे दो, डाइवर्स। यार ये मतलब आप सोचें कि हमें इसको समझाने की ज़रूरत है बच्चों को कि आप बाहर जाएं मगर ये गलती ना करें। ये एक मैसेज है आज के लिए कि लोग बच्चे जाके ले लेते, भरोसा करते हैं। भाई जो लड़की आई है ये आपके पास अभी आई है 2-4 साल पहले, आपके पेरेंट्स आपके साथ
शुरू से हैं, बिल्कुल ऐसा तो ही। आपको नहीं पता ये कितनी अच्छी है। इसको बाहर जाने के बाद उसने जो बाहर का माशरा देखा, लोगों के साथ मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो इस तरीके से भी होता है। जी। अब क्या किसी के जहन में चल रहा है नहीं पता, तो अपनी एहतियात ज़रूर करें। प्रॉपर्टी खरीदनी है मेरे नज़रिए में तो आप अपने माँ बाप के नाम पे खरीदें। बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा पैगाम है कि पहले तो आपके लिए अपनी बेहतरीन जगह जो है आपका अपना मुल्क होता है जहाँ आपने रहना होता है। वो बहरहाल आप हो तो जाते हैं, बहुत सारे मैं इनके लिए इस्तिलाह एक पाकिस्तानी निजात इस्तेमाल करता हूँ। जी जी तो पाकिस्तान से वो निजात हासिल करके चले जाते हैं, और फिर वो आजकल आप देख रहे हैं एक नया सिलसिला जो है वो एक सियासी जमात के लिए जो है वो सड़कों के ऊपर लौट रहे हैं, न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है आपकी, आप एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए। और ये पूरी मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत किया जा रहा है। यही चंद लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। अच्छा, ये रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कोई भी हुकूमत आए, एक तो हमारे यहाँ एक काम करना, कोई बिजनेस कमेंस करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार एक मरहला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, न और दीगर कोई लवाजमात मौजूद हैं जिससे कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच सकता है। ये रियल इस्टेट के शोबे का ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए। आजकल लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था आलमी जरीदों के अंदर आ रहा है ये कि पाकिस्तान में लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मुतासर नहीं हुई, बल्कि उसको तबाह करके रख दिया गया है। इस कदर महंगाई बढ़ गई है, कितना नुकसान हो रहा है शोबे को? देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर जो है ये तो मेन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मईशत की। जी। उसको चलना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तमाम ममालिक जो है ना अपनी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है ना उसका बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना वो अपने काम करती रहती हैं, मगर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। आप देखें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ शरह सूद होता ही नहीं, होता है तो 1% या 2% होता है। वो मजीद तरक्की कर, उनका ध्यान ही होता है कि हमने मजीद तरक्की करनी है। एक तो है तरक्की याफ्ता, मजीद तरक्की करने के लिए उन्होंने शरह सूद जो है, जो बैंक इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम कर दिया, 1%, 2%। कभी वो 1 को 2% करना चाहते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ 15% हो जाता है। हम तो देखें एक तो गरीब मुल्क, हमारे पास मईशत हमारी संभल नहीं रही है। हमने मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए 15% जो शरह सूद करके, इसका मतलब हमने कील ठोक दी कि बस हम इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो भाई ये काम तो हुकूमतों का है, तो हुकूमतों को इसमें सोचना चाहिए कि मईशत चलेगी, कारोबार चलेगा, लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे, लोग रोज़गार मिलेगा लोगों को, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है। चले मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली छोड़े, इंसानियत का भी सोच लें। इंसानियत का तकादा ये है कि अगर रोज़गार मिलेगा तो लोगों के घरों में खुशहाली नहीं आएगी तो कम से कम कुछ खाने का 3 टाइम का खाना तो मिलेगा उनको। अब ये है कि जब से ये 15% शरह सूद जो बढ़ा है उसके बाद से लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों का कारोबार बंद हो गया, फिर एक ये सैलाब की भी एक वो तबाही आ गई। तो इनको चाहिए कि आप सबसे पहले कारोबार जिनका चल रहा था, लोगों के अरबों रुपए की इंडस्ट्री में पैसे लगे हुए हैं, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बड़े मसाइल होते हैं। अब उनको चलाएंगे तो लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे। अब उसी की वजह से देखें क्राइम रेट आपका बढ़ गया, पूर्व पाकिस्तान में क्राइम रेट बढ़ गया। दायरा रोजगार नहीं होगा, लोग घरों में अगर पता नहीं किन हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे। वो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्राइम रेट को कम करने के लिए देखें इसकी वजूहात क्या है, क्राइम बढ़ क्यों रहा है। ये काम मेरा और आपका नहीं है, हमने तो जिनको मुंतखब करके भेजना था भेज दिया, ये उनका काम है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए, लेकिन तरजीहात में कुछ और ही चीज़ शामिल नज़र आती है। अच्छा, अब आपने एक तो ऐसा हसास मौजू जिसको छेड़ दिया है, जिसके ऊपर बड़ी तफसील से बहस होने की ज़रूरत है कि शरह सूद के अंदर कमी जो है वो क्यों नहीं लाई जाती। लेकिन मुझे याद है ये इसाक डार साहब ही थे जिनके दौर में ये शरह सूद जो है वो 7% तक पहुंच गया था, इससे कम भी रहा है, और ये उन्होंने मुमकिन करके दिखा दिया। और वो ये कहा करते थे, माजी में दावा किया करते थे कि इसको मज़ीद कम किया जा सकता है, 5, 5.5 और 4% तक भी लेकर इसको आ सकते हैं। और वो ज़ाहिर है कोई भी शख्स डिलीवर करके दिखाए तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो उनके एक्शन से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती। तो अभी हालिया दिनों में दोबारा एक अहम जिम्मेदारी उनको मिली है, और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमत में भी वो, जो आपको पता है ये सब स्पेकुलेशन के ऊपर चल रहा था, कोई इसके पीछे जो इसके फंडामेंटल्स है वो तो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं हुए थे, लेकिन ये क्योंकि स्पेकुलेशन हमारे यहाँ बड़ी होती है जिसकी वजह से वो उनके आते ही स्पेकुलेशन ख़त्म हुई है। आप देखें चीज़ें खुद ब खुद
जो है ठीक होना शुरू हो रही है। मुझे क्या इनकी कहेंगे जी? मुझे इसहाक डार साहब से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखें ये मईशत को समझते हैं। ये मईशत के, मैं इनको कह सकता हूँ कि जितनी अभी जो मजीद जो जितनी जमातें हैं ना, उनमें इनको ज़्यादा अच्छा तजर्बा है। सबसे ज्यादा तजर्बा है। अच्छा, या फिर पीपल्स पार्टी के पास जो है ना, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, वो कर सकते हैं। मगर अभी इसहाक डार से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, मुझे ज़ाती तौर पे जी बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि शायद अब ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि बेहतरी की तरफ आएंगे। इनका टारगेट ये होता है कि शरह सूद जो है ना वो कम हो, जी, कारोबार वो चले, करके मैसर दिखाया चले, और उन्होंने। उन्होंने करके दिखाया पहले। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है ना ये बेहतरी एक आई है हमारे मुल्क के अंदर कि इसहाक डार साहब जो आए, अब इंशाल्लाह मईशत का पहिया भी चलेगा, कारोबार भी लोगों को मिलेगा, लोगों का रोजगार भी चलेगा। और इससे पहले मुफ्ता इस्माइल साहब, वो सॉरी मिफ्ता मिफ्ता इस्माइल साहब, इस्माइल हाँ, साहब। तो वो जो है उनको मेरा ख्याल में उनको इतना तजर्बा था नहीं, और उसकी वजह से हमारे 4-5 महीने लोगों को बहुत बदहाली रही है। तो थोड़ा सा वो जब आप वो किसी मनसब पे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब किसी को अगर नॉमिनेट करें वजीर ख़जाना की पोस्ट पे या किसी भी उसकी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे, तो वो उसके मेरिट बेस पे होना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात कही है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ बड़े अदब के साथ इख्तिलाफ करूँगा, क्योंकि मिफ्ता साहब को जो टास्क मिला था, जो चैलेंज था उस वक्त, वो पाकिस्तान में लोग ज़्यादा क्योंकि मईशत के बारे में ज़्यादा वो नहीं रखते, मुल्क जो आपका बिल्कुल तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका था। वो माशाल्लाह पीछे जो काम करके गए थे, वो जैसे उनके एक वजीर कहा करते थे कि माइंस लगाई हुई हैं, बारूदी सुरंगें वो लगा कर गए थे, और बिल्कुल वाक़तन ऐसा था, क्योंकि वो बारूदी सुरंगें जब फटी हैं तो आप सोचें कितना बड़ा नुकसान हुआ। और वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं कि वो किस हद तक चले गए थे कि उन्होंने मुल्क की इंटेग्रिटी को जो है वो दाव पे लगा दिया था, और मईशत के साथ कितने ख़तरनाक खिलवाड़ किए थे, जिसकी वजह से आप कोलैप्स कर चुके थे हाँ, बिल्कुल तकरीबन। कर सके, तो ये शुरू बात के है। जो 5 महीने जिसका भी आपने तस्करा किया, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बचाया जाए, डिफॉल्ट। जिसको वो कर गुजरे। तो ये एक बड़ी बात है। अब खैर और बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है। बताने का मकसद ये, लोग शायद आजकल ये समझते हैं कि अगर किसी के हक में बात कर दो, या अगर उसकी वो जो उसने काम किया है, कम से कम उसको तो एक्नॉलेज किया जाए जी जो जी उसने जी बताया। जी। तो वो काम बताने की ज़रूरत है। और भी एक और मईशत के हवाले से बड़ा काम है जो वो कर गुजरे हैं, जो शायद आपके इल्म में ना हो। इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक आपकी जी जी इजाज़त से ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी हक़ाइक़ के ऊपर। अब ये सच सुनना और तस्लीम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। एक तो वजह यह है कि हमारी ये पूरी तारीख़ है कि हमें सच सुनना जो है वो गवारा नहीं होता, या सच्ची बात अगर बताई जाए। और झूठे बयानिए और झूठी जो दावे और वादे जो साल हर साल होते आए हैं, उन पे मनोइन जो है वो तस्लीम हम उनको कर भी लेते हैं, उस पर एतबार भी कर लेते हैं। ये हमारी रिवायत रही है, और जिसकी वजह से जो नुकसानात अभी हैं, जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे कुछ देर पहले भी है, जो कुछ हो रहा है, इस सारी सूरत हाल जो हमारे सामने है, इसकी वजह भी यही है। तो बहरहाल अब ना चाहते हुए भी सच्ची बात आपको सुनना पड़ेगी, और हक़ाइक़ तो आपके सामने आ ही रहे हैं। अब आप चीज़ों को जान भी रहे हैं, और शुक्र है कि बर वक्त सामने आना शुरू हो गए हैं। वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें पहले से इल्म होता है, लेकिन जब किसी को बताया जाता है, तो ख़ास तौर पे किसी डाई हार्ड फ़ैन को, जो किसी सियासी जमात से कोई दीवाना वार मोहब्बत करता है या उससे वाबस्तगी उसकी होती है, तो उसको ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ को तस्लीम करना, सच सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो बहरहाल यही कुछ बात हो रही थी मईशत के हवाले से, जो कुछ हुआ और जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे हैं इससे पहले भी प्रोग्राम्स में, बहुत भयानक और ख़तरनाक चीज़ें हैं जो अगर एक आम आदमी के सामने लाई जाएं, जो कि अब खुद से आना शुरू हो गई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि क्या कुछ कर रहे थे आज जलसों में खड़े होकर, जिस किस्म की बेबुनियाद बातें करते हैं, ये जो दावे करते हैं, इसके बिल्कुल बरक्स काम कर रहे थे। और आज अगर आप इस नहज पे हैं कि आप जगह जगह देख रहे हैं कि रोटी महंगी और ये तमाम मामलात हैं, ये सारी वही बारूदी सुरंगें हैं जिसका वज़ीर मौसूफ़ इनके जो वो तस्करा करते थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये ख़ुद साख्ता है और ख़ुद पैदा की गई है। जी रोशन साहब,
फरमाइए आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जी। वो पुरानी बातें तो इतनी है कि उस पर हम बहस करेंगे, हाँ, टाइम ये आपने निकल बिल्कुल जाएगा। सही कहा कि इसके ऊपर बहस करना तो बेकार है। फायदा नहीं, क्यों, ये तो होता चला आ रहा है। अब ये देखना है कि अब आज के बाद क्या होगा। अब मुझे तो खैर बेहतरी नजर आ रही है पाकिस्तान में, क्योंकि देखें जिसका जो काम है वो सब आप करने के लिए आ गए, बिल्कुल ठीक अब है। करेंगे। अब मैं इसहाक डार साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके आपके चैनल के तवस्सुल से कि सर शरह सूद आपकी जो भी मजबूरी है, जो भी मजबूरी है उसको बालाए ताक रखते हुए आप बहुत सर वो शरह सूद को कम ज़रूर करें। देखें शरह सूद कम करने के लिए आपको जाहिर है कोई ना कहीं कोई आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी को मुतमईन करने की भी ज़रूरत होगी, वो करें। क्योंकि हमारी जो आवाम है वो आपकी तरफ देख रही है। अब बिल्कुल आप ऐसे किसकी तरफ देख रहे हैं हमें उससे ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल ठीक। हमारी आवाम जो है ना 22-23-25 करोड़ की आवाम वो आपको देख रही है। बिल्कुल ऐसे आप उनका रोजगार फराहम करें और आप कर सकते हैं। आप आगे वालों को आप मुतमईन करें और हम लोगों को आप मुतमईन करें। जी। आप जो है ना सबसे पहले शरह सूद जितना कम करेंगे, जैसे आपने बात की 4-5% की, मैं कहता हूँ ठीक है, हमें तो हमारे यहाँ तो 1% भी नहीं होना चाहिए, मगर बिल्कुल सही चले बात अगर है तो 4-5% पे ले आए कि कम से कम मईशत का पहिया चले। मईशत का पहिया चलेगा तो यासिर साहब लोगों को मतलब दुआएं भी मिलेंगी इसहाक डार साहब को, क्योंकि लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे, बहुत खूब। लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा ही। महंगाई बुलंदी तक पहुंच गई है, लोगों की जो रोजगार लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। अब बताएं घर में जब अगर लोगों के हालात ऐसे होंगे कि लोग वो अंदर के हालात तो लोगों को खुद ही पता होता है। बिल्कुल ऐसा अब उनके घरों में कोई ऐसे माली हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उनमें से कुछ लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं कि जाके क्राइम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्राइम की नज़र में दायरे फिर उनका एंड भी अच्छा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें सही करने के लिए बुनियादी चीज़ जो है ना, आप ये देखें, हम ये नहीं कहूँगा कि कारोबार चलाते हैं। भाई कारोबार नहीं चलाने की वजह क्या है, कारोबार लोगों ने बंद क्यों किया है, उसके लिए शरह सूद है, उसको कम करें। उसके बाद जो जो फिर आपने हमारे रियल इस्टेट में वो टैक्सेस बहुत लगा दिए। भाई टैक्सेस लगाना हल नहीं है, आप रास्ता दें कमाने का, कमाएंगे तो टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा आपके मुल्क के अंदर जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल। फिर आप जो है ना अपने मुल्क को तरक्की की तरफ, या उस पैसे को जहाँ पे आपको लगाना है, अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है वो देते हैं। मगर आपने अगर कारोबार भी बंद कर दिया, सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गई, और आपके पास जब सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी तो फिर आप किस तरीके से अपने मुल्क को आगे चलाएंगे। तो ये आफ्टर इफेक्ट आगे आना है। मैं चाह रहा हूँ कि आज अगर इस पे आप लोग अगर तवज्जो दे दें तो आप कारोबार चलाना शुरू करते हैं, आने के 2-4-6 महीने के बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और फिर मुल्क का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी से क्योंकि आपकी वाबस्तगी है शोबे से, रियल एस्टेट के बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के हवाले से एक बड़ा इशू है, इसमें जो है वो बायर की जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर करना ज़रूरी है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत पाई जाती है। अच्छा, ये भी मैं अर्ज़ करूँ आपके इल्म में तो यकीनन ये बात है, देखने वालों से मैं गोशगुजार हूँ कि पूरी दुनिया में इसका जो ट्रांसफ़र का जो मामला है ये बहुत आसानी से हो जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे इंतहाई पेचीदा मरहला जो है वो बन जाता है। ऐसा क्यों है, ज़रा बताइए, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। जब कंप्यूटराइज हो गई तो एक साहब जो है अपना कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो वो जब उनको तो उसी वक्त पैसे पूरे मिल जाते हैं जब ट्रांसफ़र हो रही होती है। मगर जो परचेज कर रहे होते हैं उनको 1 महीने के बाद ट्रांसफ़र लेटर क्यों मिलता है? जी। ये 1 महीने के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब उसने आज परचेजर ने सारे पैसे सेलर को दे दिए, बिल्कुल ठीक है। अब सेलर तो पैसे लेके चला गया, अब उसके पीछे अगर कोई किसी ने पीछे भी जाके केस कर दिया या किसी के ऊपर कोई लिटिगेशन लगा दी या कोई एप्लीकेशन दे दी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टी रुक जाएगी। उसको जो टाइटल डीड मिलनी है, जो ट्रांसफर लेटर मिलना है, वो उसको नहीं मिलेगी, उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसुल से कि आप अगर पूरी पेमेंट, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस में हो या किसी DHA में हो या किसी भी कोई आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जब पूरी पेमेंट जब आप करें तो उसी वक्त टाइटल डीड जो है ना, वो पूरी दुनिया में यही होता है, आप टाइटल डीड अपनी वाली सरेंडर करते हैं, वहाँ पे नई टाइटल डीड उसी वक्त ही मिल जाती है आपको, तो परचेजर भी सेफ हो जाता है। वरना इतने मसले हैं कि मैं बताइए, मुझे इतना तजर्बा हो गया, इतना साल मुझे हो गए, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। लोग इतने वहाँ पर नेगेटिव सोच रख के काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सेलर इस तरीके से काम कर रहा होता है कि भाई चलो ठीक है, आपने पहले एग्रीमेंट किया, इनिशियल जो एग्रीमेंट होता है 10% का, वो आपने कर लिया, तब उसमें पूरी अमाउंट लिखते हैं, जबकि FBR की अमाउंट अलग होती है। अच्छा, अब लोग समझते नहीं है, एजेंट चाहता है कि डील हो जाए, दायरा उसका अपना काम है, मगर जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इनके लीगल एडवाइजर होते हैं, उनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें।
आपको सेव करेंगे। आपने 10% देके पूरी की पूरी अमाउंट लिखवा ली, वो पूरी अमाउंट जाहिर है बड़ी होगी, एफबीआर वैल्यू कम होती है, तो एफबीआर की वैल्यू जो कम है आपने ट्रांसफर करना है एफबीआर वैल्यू पे। सेल एग्रीमेंट जो बनेगा फुल एंड फाइनल का, वो भी बनेगा आपका एफबीआर वैल्यू पे। जब एफबीआर वैल्यू का जो फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट आपका बनेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस वक्त जो है आप एक ये वाला भी एग्रीमेंट करेंगे फुल एंड फाइनल का कि भाई ये एफबीआर वैल्यू के हिसाब से बन गया। जो पहले आपने जो एग्रीमेंट किया है उस पर भी आप ही ने साइन किए और उसके अंदर फुल, तो एक ही परचेजर जो है वो दो एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है कि मैंने इतने में खरीदा है, दूसरे में कहता है मैंने इतने में खरीदा है। तो इसकी सजा कहीं ना कहीं परचेजर को भुगतनी पड़ेगी। सेलर को फायदा क्या होगा कि सेलर कोशिश करता है कि वो जो एफबीआर वैल्यू के हिसाब से करेगा, मगर जो पहले वाले एग्रीमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो भी पैसे चेक के थ्रू, पे ऑर्डर के थ्रू निकलवाएगा परचेजर से, जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो तो सारे ऑफिशियल हो गए। जबकि तासुर ये दिया जा रहा है कि ये पैसे जो हैं उसकी अनऑफिशियल है। भाई अनऑफिशियल पैसे कैसे हो सकते हैं? आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, पे ऑर्डर के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने पेमेंट की है ना, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने पेमेंट की है, तो वो अनडॉक्यूमेंटेड कैसे हो गई? ठीक है, वो तो हो गई। फिर वो सारे के सारे पैसे जो है ना, जाहिर है उसकी प्रॉपर्टी 6-8 साल पुरानी है, तो उसने तो सारे पैसे उठा के वाइट शो कर देने। बिल्कुल ऐसे ही। बेशक आपने जो है एफबीआर वैल्यू पे ट्रांसफर फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी पे आगे जाके प्रॉब्लम आती है बाय सेल करते वक्त। जी देखो, होनी तो फेयर वैल्यू चाहिए, मगर फिर मैशत बैठ जाएगी। ये मतलब आपने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दी। तो मेरा ख्याल में होना वही चाहिए, मगर मेरा ख्याल में ये सिस्टम ग्रेजुअली अगर आप चलाएंगे, ग्रेजुअली चलाएंगे तो फिर ये मसला हल हो सकता है। असेसमेंट आसान हो जाएगी ना। अभी जो प्राइस डिटरमिन हम करते हैं ना, ये अब हर जगह का जो फर्क जो आता है वो इसी वजह से आता है कि हम अगर फेयर प्राइस के हिसाब से जाते हैं ना, कि एक सर्टन प्राइसेस जैसे हर चीज़ की होती है, फेयर वैल्यूएशन से हमें इसकी असेसमेंट आसान हो जाती है और फिर हम अपने माइंड के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कीमत अलग होती है, उसी के साथ दूसरी चीज़ होती है, उसकी कीमत अलग होती है और बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसकी क्या वजह है कि एक एरिया के अंदर ही, एक सोसाइटी के अंदर या एक ही उसके अंदर तो बहुत प्राइसेस के अंदर फ़र्क आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें वो है जो सबसे पहले देखी जाती हैं। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो बाहर से काम करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि इस वक्त हम वेट एंड सी के ऊपर हैं। और ख़ासतौर पे जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनके पास भी जब आप जाते हैं तो वो यही सवाल करते हैं कि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक हम आपके साथ जो वो काम नहीं कर सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू। तो आप मुझे बताइए कि हमारा तो बहुत बड़ा जो सरमाया आता है वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी से आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस कब बहाल होगा? जब आपके मुल्क की हालात बेहतर होंगे, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, तो वो पैसा आएगा। लेकिन आपने तो चारों तरफ से पैसा जहाँ से आ रहा है मुल्क के अंदर वो बंद कर दिए, वो रास्ते ही बंद कर दिए, तो आपको तो वो रास्ते खोलने की जरूरत है ना, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। आपने उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। भाई जब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपके मुल्क की खिदमत कर रहा है, तो उसको रिलीफ दें, उसको उसके पैसों की सेफ्टी दें। मैं तो समझता हूँ कि अगर फेयर वैल्यू में एक फायदा ये होगा कि अगर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो फेयर वैल्यू के हिसाब से करेगा, तो उसको फेयर वैल्यू के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो कम अज कम किसी और के लिए ना करें, उनके लिए जरूर ये कानून बनाए। ठीक है, तो वो बनाएंगे तो कम अज कम वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप देखें कितनी बड़ी अमाउंट आपकी पाकिस्तान में आती है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो इसहाक डार साहब जो है वो इसके ऊपर भी नजरसानी करें और लोग और सिर्फ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा रिलीफ दें। तो उससे क्या होगा, हमारे पाकिस्तान में वो पैसा आएगा, वो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उससे बेहतरी हो सकती है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डॉलर के हवाले से बात हो जाए ना, ये एक बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है और हर कोई शख्स पे इसकी वजह से जो मुतासिर नज़र आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अब आप क्या समझते हैं, एक ही सवाल हो रहा है कि मज़ीद क्या फर्दर आप देख रहे हैं कि कमी होगी प्राइसेस के अंदर? क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल जब हम देखते हैं तो उसमें तो हमें मज़ीद उसमें डिक्लाइन नज़र आता है। लेकिन जैसे आपने अभी बात की थी डोनर एजेंसीज़ की, तो कुछ कंडीशंस ऐसी लगी होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इसको डिवैल्यू नहीं किया जा सकता। और एक समझ लें कि ब्लेसिंग ऐसी ये रही है कि अभी जो पेट्रोलियम जो प्राइसेस इसमें जो एक हाइक आई थी, इजाफा हुआ था, उसमें हम देख रहे हैं कि अब कमी आना शुरू हो गई। तो अब सवाल ये है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आवाम को इसका जो असरात हैं वो नज़र आएंगे। ये जो आपको आप समझ लें कि जो रिलैक्सेशन मिली है ये पास ऑन करेंगे
कुछ महंगाई में कमी हो सकेगी? क्या राय है, फरमाएं। देखिए यासर साहब, पहले तो ये समझ लें कि अगर हमने अपने आप को अगर तसल्ली देनी है कि ये महंगाई कम हो जाएगी और ये डॉलर कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल जहन से बहुत निकाल खूब, दें, ये हो नहीं सकता। बहुत खूब। हो नहीं सकता। हाँ, हुकूमतें ज़रूर बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कमी भी करेंगे, महंगाई में भी कमी होगी, ज़ाहिर है उनको इस पर वोट मिलते हैं। ऐसा होगा नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि आपको आप डे बाय डे कर्जे तले दबे चले जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो आप तो अब जितना लोग कमा कमा के मुल्क की खिदमत करके पैसा देते हैं, तो उसका तो ज़्यादातर हिस्सा तो आपका इंस्टॉलमेंट में चला जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो जब आपका इंटरेस्ट में इतना पैसा चला जाएगा, तो फिर उसके बाद आप तरक्की का नहीं सोच सकते। और ये तो फिर आईएमएफ के साथ भी आपकी एक बाइंडिंग है कि आप पहले तो उसका कर्जा उतारें, तो फिर आप अपनी तरफ सोचें कि भाई आप किस बिल्कुल तरह ऐसा करनी ही कर है। सकते हैं। वो हो नहीं सकती। आप पहले तो हम आवाम को ये खुशखबरी दें कि भाई आईएमएफ से हमारी जान छूट गई, आईएमएफ से हमारा कर्जा खत्म हो गया, फिर मैं आपको आपकी सारी बात मानूंगा कि हाँ भी बिल्कुल होगी, वो महंगाई भी कम हो जाएगी, डॉलर भी कम हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें बाद में मुमकिन है। अभी भी शायद मैं नहीं समझता कि आवाम को हकीकत बतानी चाहिए। आवाम बहुत बिल्कुल ये मत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझें कि अभी कम महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर कम हो जाएगा, नहीं होगा। वक्ती तौर पे ज़रूर होगा। जाहिर है किसी को अपनी जगह पे सेट होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कुछ अपने आप को दिखाने के लिए, देखो अब मैं आ गया हूँ तो ये काम करूंगा, आप देखिएगा अब ये इतना अच्छा हो जाएगा, तो वो वक्ती तौर पे कुछ पैसे कम करेंगे और वो बहुत खूब, करना बहुत ज़रूरी खूब। भी है उनके लिए। ये आपने ठीक कहा कि ये एक गिमिक सा एक होता है सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये कि इसमें मुस्तकिल बुनियादों पर अगर हमें बेहतरी लानी है, तो सबसे पहले तो एक निज़ाम जिसको हमने वज़ा किया है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, इसको सिलसिले को चलना होगा। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने बिठाया है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे पिछले होता रहा, अब मैं मिसालें इसलिए देता हूँ कि बड़ी भयानक मिसालें, और अभी माजी करीब के अंदर ही ये कुछ हुआ है कि एक शख्स को बारे में पहले आप दावा करते रहे कि जी इसके पास तमाम मसाइल का हल है, 3 महीने 3.5 महीने में आपने उसको फारिग कर दिया, 9 महीने आपने कौम का टाइम ज़ाया कर दिया, फिर उसको आखिर में आपने निकाल दिया नौकरी से। तो ये सिलसिले अगर होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मईशत को चलाना। अब यहाँ तो एक आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान हो, कोई ऐसा जिम्मेदार बंदा हो जिसको आप 5 साल के लिए जिम्मेदारी कम अज़ कम दें, तो फिर जाके मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी उजलत में चीज़ें होती हैं, जितनी तेज़ी से फाइनेंस मिनिस्टर और ये चेंज हुए हैं, जो शायद ही कहीं पे होता हो, फिर कैसे मुमकिन है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू? देखें अभी इस वक्त कोई ये बात मेरी बात का गलत मतलब ना लेके मैं पीटीआई के कोई खिलाफ हूँ, या जी जी, पीटीआई की मैं बुराई वो कर रहा हकाइक बयान हूँ। कर मैं रहे हैं आप। हकाइक बयान करने के लिए बैठा हूँ, और ये आपके तवसल से बिल्कुल मैसेज ठीक है। पूरे पाकिस्तान में भी जा रहा है, बाहर मुल्कों में भी जा रहा है। तो मैं बता दूँ कि देखें, अगर किसी हुकूमत ने दावा किया था कि मैं आऊँगा तो उसके बाद ये हो जाएगा, और ये मैं महंगाई भी कम करूँगा, और इंशाल्लाह कर्जे से भी जान छुड़ाऊँगा, और मैं आईएमएफ से कर्जा भी नहीं लूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मगर देखें, ये सब बातें करने से पहले आप सोचें कि आप ये काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सके, मैं आपको इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि देखें, एक पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पुरानी जमात है। उसके फाइनेंस मिनिस्टर जब भी आते थे, उन्होंने काम किया तो उसमें लोग खुशहाल होते थे, निस्बतन खुशहाल होते थे। स्ट्रेटेजी एक ही होती हाँ, थी। अच्छा, फिर उसमें ये होता था कि मैं आपको इससे पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि सिर्फ इनका मुआवजा बता दूं कि आप देखें कि जब जियाउल अपना परवेज मुशर्रफ साहब के बाद जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो 53,000 रुपये 52,000 रुपये का एक आदमी एक्स्ट्रा कर्जदार हुआ। 36,000 से 52,000 रुपये। जी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो वो 58,000 रुपये का एक इंसान कर्जदार हुआ। जी। अब जब पीटीआई की हुकूमत आती है, तो अच्छाई ये है कि भाई इनके दौर में एक इंसान का कर्जा जो 52 और 58 हुआ था, आपका तो 40 या 45 होना चाहिए था, इनके दौर में 88,000 रुपये का कर्जदार हो गया इंसान। तो ये 88,000 रुपये का जो कर्जदार है, यही इंसान की सिर्फ ये समझ लें कि यहाँ पर सारी चीज़ें वादा हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। रोशन साहब, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई। लेकिन कोशिश करेंगे जो अगली नशिस्त उसमें रखें, मईशत के हवाले से और ख़ासतौर पर रियल इस्टेट के हवाले से जो हमारे देखने वाले सवालात भेजते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और लोगों के जो सवालात हम तक पहुँचते हैं उसके आपने जवाब दिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।